हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके बाद मास्क लगाई हुई प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, अगर मैं सही हूँ तो आप ही डॉक्टर गुरप्रीत हैं जो डॉक्टर प्रीति को असिस्ट कर रही हैं। प्रीति बिना एक शब्द बोले हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर राजलक्ष्मी से हेलो करती है। प्रीति ने टीम और राजलक्ष्मी दोनों को ही मैसेज करके पहले ही यह सूचना दे दी थी ताकि कोई भी प्रीति के भेष में अनिका से उसके साथ मौजूद असली प्रीति के बारे में कोई भी सवाल जवाब ना कर सके। तभी राजलक्ष्मी वापस पलटकर प्रीति के भेष में अनिका से कहती है, मुझे एक पल के लिए तो लगा जैसे अनिका मैडम सामने खड़ी है। फिर राजलक्ष्मी सभी को ऑल द बेस्ट कहने के बाद वहां से चली जाती है। अनिका अच्छी तरह से जानती थी, चाहे उसे कोई पहचाने या ना पहचाने, लेकिन राजलक्ष्मी जरूर पहचान लेगी, क्योंकि अपनी पहचान छुपाकर अनिका ने बहुत से ऑपरेशन को अंजाम दिया था और राजलक्ष्मी अनिका की इस खूबी से भली भांति परिचित थी। अब अनिका को यकीन हो गया था कि अगर राजलक्ष्मी ने उसे नहीं पहचाना है तो दुश्मन उसे ऑपरेशन करते हुए देखने के बाद भी किसी भी तरह पहचान नहीं पाएंगे। यह अस्पताल में ऑपरेशन शुरू हो चुका था। राजलक्ष्मी श्रेया से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। श्रेया राजलक्ष्मी से कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी जिंदगी के दो अहम लोग इस तरह मुझसे दूर हो गए हैं कि एक मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है और दूसरी जो मेरे पास होकर भी मुझे भूल गई है। राजलक्ष्मी कहती है, लेकिन फिर भी अनिका मैडम को आपकी चिंता कम नहीं है। अब वह डॉक्टर नहीं है, तब भी आपको उन्होंने ही ठीक किया है। मतलब आप दोनों दोस्ती के बीच का रिश्ता अटूट है। वह किसी याद रखना या भूल जाने का मोहताज नहीं है। वैसे तो एक बात बताओ, जब आप अनिका मैडम को इतना मिस करती हो तो कभी कभी उनसे जाकर मिल लिया करो। इससे आपका मन भी अच्छा हो जाएगा और अनिका मैडम की अपनी पुरानी यादें, उनकी यादाश्त वापस लाने में भी मददगार साबित हो सकती हैं। श्रेया कहती है, तुम सही कह रही हो। वह तो हमेशा से ही ऐसी है कि किसी भी चीज़ की पहल नहीं करती। मुझे ही उसकी तरफ नए सिरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ और कल ही जाकर उसे मिलती हूँ। ऐसा कहकर श्रेया फ़ोन उठाकर अनिका को कॉल करती है, लेकिन अनिका फ़ोन नहीं उठाती। श्रेया राजलक्ष्मी से कहती है, अनिका ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, क्या उसने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया है? श्रेया की बात सुनकर राजलक्ष्मी को कोई भी जवाब देने में झिझक महसूस होती है। तभी श्रेया खुद से ही आगे कहती है, मैं भी कैसी कैसी बातें सोचने लगती हूँ। मेरा नंबर उसके पास जरूर सेव होगा। वह जरूर किसी न किसी चीज़ में बिजी होगी। जब मेरा फ़ोन देखेगी तो खुद ही बैक कॉल कर लेगी। राजलक्ष्मी मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप एक काम कीजिए, उन्हें मैसेज कर दीजिए कि आप उन्हें कल मिलने मारवा हाउस आ रही हैं। श्रेया कहती है, हाँ मुझे यही करना चाहिए, यह ठीक रहेगा। मैं कब तक वापस कॉल का इंतजार करूँगी और उसका भी नहीं पता कि कब फ्री होगी। इसके बाद राजलक्ष्मी श्रेया को खाना और दवाइयाँ खिलवाने के बाद अपना खाना और दवाइयाँ भी खा लेती है और वापस अस्पताल के लिए निकल जाती है। यहाँ मारवा हाउस में रोहित मारवा को ऑफिस में 11 बज चुके थे। रोहित को काम में इस बात का एहसास ही नहीं होता कि कितना वक्त बीत गया। तभी चिराग मेहता रोहित के कैबिन में आता है और कहता है, सर हम कब तक यहाँ रुकने वाले हैं? रोहित मारवा चिराग मेहता की तरफ देखता है। चिराग मेहता अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, घर से बार बार ज्योत्सना का फ़ोन आ रहा है, मैं उसे ठीक समय बता दूंगा तो वह आराम से सो जाएगी। रोहित मारवा घड़ी की तरफ देखता है, तब उसे एहसास होता है कि कितने घंटे बीत चुके हैं और वह चिराग मेहता से कहता है, तुम तुरंत घर के लिए निकल जाओ, मैं भी जा ही रहा हूँ। चिराग मेहता भी मारवा हाउस में बनी हुई स्पेशल गेस्ट बिल्डिंग के ही एक फ्लोर पर रहता था, जिसकी रौनक मुख्य मारवा हाउस से किसी भी मामले में कम नहीं थी। लेकिन यह मुख्य मारवा हाउस से कुछ दूरी पर था। जब रोहित मारवा वापस पहुँचता है तो पुराना सेफ गिरधारी, जो इस वक्त नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर था, वह रोहित को खाना खाने के लिए पूछता है, बाबा खाना लगा दूं? रोहित पूछता है, क्या अनिका और बच्चों ने खाना खा लिया? गिरधारी जवाब देता है, बच्चे खाना खाकर सो गए हैं, लेकिन मैडम अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई हैं, उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। रोहित कहता है, ठीक है, हम दोनों का खाना रूम में ही भिजवा दीजिए। रोहित मन ही मन सोचता है, अनिका जरूर किसी काम में लगी होगी, तभी उसे अपने खाने पीने और किसी चीज की सुध बुध नहीं है। अब हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। जैसे ही रोहित अपने रूम में पहुंचता है, वह देखता है कि अनिका कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। रूम, बालकनी, वॉशरूम सभी कुछ चेक करने के बाद वह सीक्रेट अंडरग्राउंड के सिक्योरिटी गार्ड को फोन करके पूछता है, क्या अनिका वहाँ पर है? सिक्योरिटी गार्ड जवाब देता है, नहीं सर, आज सुबह से अनिका मैडम यहाँ नहीं आई। रोहित सोचता है
कि अनिका रूम से बाहर नहीं निकली। इसका मतलब है जरूर अपनी अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब गई होगी। ऐसा सोचकर रोहित बेडरूम का दरवाजा खोल देता है ताकि नौकर खाना कमरे में पहुंचा सके। उसके बाद वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक करके वह सीक्रेट लैब के लिए निकल जाता है। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे से अंदर जाता है तभी वहाँ मौजूद रोबोट एनी अपनी रोबोटिक आवाज में पूछती है, हेलो रोहित मारवा सर, मैं आई हेल्प यू। हेलो सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? रोहित कहता है, नो थैंक यू। 2 कदम आगे जाने के बाद रोहित रुक जाता है और वापस पलटकर एनी से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो अनिका मैडम इस वक्त कहाँ पर मिलेंगी? एनी अपनी रोबोटिक आवाज में जवाब देती है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वह यहाँ पर नहीं है। एनी की बात सुनकर रोहित दंग रह जाता है और एक बार फिर से पूछता है, आर यू श्योर? एनी जवाब देती है, यस सर, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। रोहित मारवा, थैंक यू एनी बोलकर वहाँ से वापस उल्टे पांव अपने रूम के लिए लौट जाता है। लेकिन अब रोहित की घबराहट बढ़ने लगती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। वह तुरंत अब्दुल्ला को फोन करता है और कहता है, इस वक्त अनिका कहाँ है? अब्दुल्ला कहता है, सर मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी पता करके बताता हूँ। अब्दुल्ला रोहित को वापस फोन करता है और कहता है, सर अनिका मैडम मारवा हाउस से बाहर नहीं गई है। रोहित लगभग चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड उसके आसपास रहने चाहिए, अनिका मारवा हाउस में नहीं है। रोहित की बात सुनते ही अब्दुल्ला के होश उड़ जाते हैं और वह अलर्ट पोजीशन सावधान की स्थिति में आ जाता है। रोहित तभी अपने आईटी एक्सपर्ट नीरज सांगवान को फोन करता है। नीरज सांगवान फोन उठाता है और कहता है, जी सर कहिए। रोहित कहता है, नीरज मुझे अभी के अभी अनिका की लोकेशन चाहिए। नीरज कहता है, जी सर मैं अभी ट्रेस करके बताता हूँ। रोहित कहता है, मुझे तुरंत वापस फोन करना। तभी रोहित मारवा मयूर गुलेरिया को फोन करता है। जैसे ही मयूर फोन उठाता है रोहित कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अनिका कहाँ गई है? मयूर कहता है, नहीं, मुझे इस बारे में अनिका ने कुछ नहीं बताया, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी पता करता हूँ। रोहित की आवाज़ सुनकर मयूर वक्त की नजाकत को समझ गया था, इसीलिए वह रोहित से बिना कोई सवाल किए तुरंत काम पर लग जाता है। इसके तुरंत बाद नीरज सांगवान की कॉल रोहित मारवा के फ़ोन पर आती है और वह कहता है, सर अनिका मैडम की लास्ट लोकेशन लाइफ हॉस्पिटल आ रही है। रोहित कहता है, ठीक है। उसके थोड़ी ही देर बाद मयूर की वापस रोहित मारवा के पास कॉल आती है और वह कहता है, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अनिका लाइफ केयर हॉस्पिटल में प्रीति सनी का ऑपरेशन कर रही है। उन दोनों के सेल फोन की लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल ही है। हो सकता है कि अनिका बिना किसी को बताए वहीं गई हो और अभी भी वहीं पर हो। फिर 2 सेकंड का गैप लेकर मयूर आगे कहता है, लेकिन एक बात और, राजलक्ष्मी ने इस ऑपरेशन में भाग नहीं लिया है, लेकिन फिर भी वह प्रीति की इमरजेंसी में मदद करने के लिए अस्पताल में ही रुकी हुई है। उसका कहना है कि उसने अनिका को वहाँ नहीं देखा है। रोहित कहता है, ठीक है, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। रोहित तुरंत जाकर प्रीति का रूम चेक करता है। प्रीति वहाँ नहीं थी, जिससे यह बात पक्की हो जाती है कि आज सनी के ऑपरेशन के लिए मारवा हाउस से बाहर गई है। गार्डों को पूछने पर पता चलता है कि वह शाम 5 से 6 बजे के आसपास यहाँ से गई थी और उसके बाद एक और लड़की थी जिसने मास्क पहना हुआ था। रोहित तुरंत अपने लैपटॉप पर कैमरा एक्सेस करता है और वीडियो को देखता है। पीछे से देखने पर वह आसानी से समझ सकता था कि उन दोनों लड़कियों में से कौन प्रीति है और कौन अनिका, लेकिन जैसे ही वह उन दोनों के चेहरे देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिसे वह प्रीति समझ रहा था उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और जिसे वह अनिका समझ रहा था वह प्रीति थी। रोहित अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर सोचने लगता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। अनिका बाहर कब गई होगी? प्रीति के साथ वह लड़की कौन है? फिर उसी वीडियो को कई बार देखता है और अंत में मुस्कुराते हुए कहता है, और यह तरीका निकाला है सनी का ऑपरेशन करने का। इसके बाद रोहित को कुछ याद आता है और वह अपनी मेल चेक करता है जिसमें अनिका का रोहित मारवा के लिए मैसेज था। उसके बाद वह मयूर को मैसेज कर देता है, नथिंग टू वैरी, चिंता की कोई बात नहीं। इसके बाद रोहित को अपने ऊपर बड़ी हैरानी होती है कि कुछ देर अनिका को अपनी आंखों के सामने नहीं पाने पर वह कितना व्याकुल हो जाता था। अब रोहित मारवा को एहसास होता है कि उसे पहले ही ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था। इस तरह बेचैन हो जाना ठीक नहीं। अनिका जितना समझदार है उससे कहीं ज्यादा सक्षम भी है। वह अपने दुश्मनों को मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से पहचानती है। जितने खामोशी से अनिका इस बार चल रही है
उसे चाल कहा जाता है। और अगर किसी शतरंज की बिसात पर अनिका खुद उतरी हो तो उसे बाहर निकलने का तोड़ भी उसने पहले ही सोच रखा होगा। इसके बाद रोहित अच्छी तरह डिनर करता है ताकि किसी को भी अनिका के मारवा हाउस में मौजूद न होने की खबर ना हो। उसके बाद वह लेट जाता है, लेकिन सोने की तमाम कोशिशों के बाद भी वह सो नहीं पाता। उसे यूं ही करवटें बदलते हुए करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। पहले उसका मन सिर्फ अनिका के लिए बेचैन था, अब सनी की चिंता भी उसे सता रही थी। रोहित जब भी सनी के बारे में सोचता था वह हमेशा सनी की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार पाता था। अंततः वह भी लाइफ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यह ऑपरेशन लगभग 10 से 12 घंटे तक चलने वाला था, लेकिन सुबह हो चुकी थी और अभी तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था। वास्तव में यह ऑपरेशन इसी सुबह शुरू होने वाला था। ऑपरेशन की सभी फॉर्मेलिटी पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन अनिका ने इसे 15 घंटे पहले ही शुरू कर दिया था। इस वक्त सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन यह ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। सनी के माता पिता अस्पताल पहुंच चुके थे और यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि सनी का ऑपरेशन पिछली रात से ही चल रहा है। साथ ही उन्हें यह खबर मिल जाती है कि रोहित मारवा रात से ही यहीं पर है। इसके अलावा वह यह भी जान जाते हैं कि इस ऑपरेशन को डॉक्टर प्रीति ऑपरेट कर रही है। इस खबर को सुनते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही सनी के ऑपरेशन के पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक नर्स बाहर निकलती है। सनी की मां रोहिणी मारवा उसे रोकते हुए पूछती है अब सनी की तबीयत कैसी है। वह बिना कुछ जवाब दिए तेज कदमों से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक ट्रे के साथ वापस ऑपरेशन थिएटर में जाने लगती है। तभी सनी की मां उसका रास्ता रोककर कहती है मैं सनी की मां हूँ, कम से कम मुझे तो बताओ कि सनी की हालत कैसी है। नर्स जवाब देती है आप इस तरह मेरा रास्ता रोककर हमारे काम में रुकावट पैदा मत कीजिए। सभी जानते हैं कि यह ऑपरेशन कितना मुश्किल है, इसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। अब आप मेरे सामने से हटिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मेहरबानी करके हमें हमारा काम करने दीजिए। यह सब सुनकर सनी के माता पिता रोहित मारवा के पास पहुंच जाते हैं। सनी की मां रोहिणी मारवा आंखों में आंसू लेकर बहुत ही गुस्से से रोहित को देखते हुए कहती है रोहित मारवा, बड़े से बड़े डॉक्टर का कहना था कि यह ऑपरेशन उनके लिए सफलतापूर्वक पूरा करना संभव नहीं है, फिर तुमने किस तरह ऑपरेशन करने के लिए उस कल की लड़की को अनुमति दे दी। फिर रोते हुए कहती है रोहित मारवा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर सनी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मीडिया हो या कोर्ट, मैं कहीं पर भी पीछे नहीं हटूंगी। फिर अपने आंसू पोंछती है और रोहित के बिल्कुल करीब आकर बोलती है क्या मेरा अकेला बच्चा मैंने तुम्हारे साथ इसलिए सौंपा था ताकि तुम उसका खून कर दो? अरे कम से कम अपने चाचा चाची के बारे में नहीं तो अपने उस छोटे भाई के बारे में तो सोचते जिसने हमेशा तुम्हें अपना सगा बड़ा भाई माना, अपना आदर्श माना। वह हमेशा तुम्हारे नक्शे कदम पर चला, तुम्हारी हर बात मानी, हम सबसे ज्यादा तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया और तुमने यह सिला दिया उसके प्यार, विश्वास और सम्मान का। सनी के पिता वरुण मारवा बिलखती हुई रोहिणी को अपने दोनों हाथों से सहारा देते हैं। वह रोते रोते फर्श पर बैठ जाती है और अपने पति से कहती है देखो देखो इस रोहित मारवा की तरफ, मेरे बेटे की जान मौत के मुंह में पड़ी है और इन दोनों मियाँ बीवी को अभी तक अपना नाटक बंद नहीं किया है। क्या वह अनिका मेरे बेटे का ऑपरेशन कर देती तो छोटी हो जाती? क्या यह नाटक मेरे बेटे की जान से भी ज्यादा जरूरी है? वह अनिका भी तो एक माँ है, 3 बच्चों की माँ। क्या वह नहीं जानती एक माँ की ममता और उसका दर्द? फिर कुछ पलों के बाद वह आगे कहती है इस वक्त तुम मेरी लाचारी देखो, यह मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कुछ बुरा भी नहीं कह सकती। मेरा दिल चाहता है कि इन्हें शराब दूं, खूब कोसूं, पर मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। वरुण, मैं अपने मन के बोझ को कम करने के लिए ऐसा भी नहीं कर सकती। रोहिणी की ऐसी हालत देखकर रोहित मारवा चाची रोहिणी मारवा को सहारा देकर उठाते हुए कहता है चाची जी आप हौसला रखिए, सनी को कुछ नहीं होगा। फिर कुछ पल रुककर रोहित मारवा आगे कहता है आप ऐसा क्यों कहती हैं कि सनी आपका अकेला बच्चा है? क्या मैं आपका बेटा नहीं? सनी मेरे लिए छोटे भाई की तरह नहीं बल्कि आर्यन की तरह है। अगर आप इस तरह टूट जाएंगी तो सनी को होश में आने के बाद उसका ध्यान कौन रखेगा? रोहित की बात सुनकर रोहिणी रोहित के हाथ पर अपना सिर रखकर और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन को चलते हुए 16 घंटे बीत चुके थे। यह केस जितना जटिल लग रहा था उससे कहीं ज्यादा जटिल था। तभी प्रीति आवाज बदलकर अनिका से कहती है हम उसे खो रहे हैं, उसकी पल्स जा रही है। तभी अनिका अपनी आवाज बदलकर धीरे से प्रीति को जवाब देती है चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें जो इंजेक्शन लगाने के लिए कहा है
वह लगाओ। 3 मिनट में उसकी पल्स वापस ठीक चलने लगेंगी। तुम अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाओ। प्रीति अपना पूरा फोकस वापस ऑपरेशन पर लगा देती है। साथ ही अनिका के कहे अनुसार ठीक 3 मिनट के अंदर अंदर सनी की पल्स वापस लौट आती है। टीम के सभी डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं। यह ऑपरेशन 2 घंटे और चलता है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद प्रीति खुद फाइनल स्टिचेस लगाती है। 18 घंटे के बाद सभी डॉक्टर्स एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए बाहर आ जाते हैं और फिर प्रीति के भेष में अनिका को बधाइयां देने लगते हैं। एक ने कहा, मानना पड़ेगा, तुमने अपने गुरु के सभी गुण पाए हैं। दूसरे ने कहा, जैसी गुरु वैसी शिष्य। तीसरे ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इतना महारत हासिल की। हम सालों से मैडम के साथ काम कर रहे हैं, पर तुमने कुछ सालों में जो सीख लिया वह हम इतने सालों में भी नहीं सीख पाए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए सनी के माता पिता और रोहित मारवा ने जब यह सुना तो वह समझ गए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। तभी रोहिणी मारवा और करण और वरुण मारवा प्रीति के भेष में अनिका के पास आते हैं और वरुण मारवा अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत उपकार, तुमने हमारे बेटे की जान बचा ली। तभी रोहिणी कहती है, तुमने हमारे बेटे की जान नहीं बल्कि हमारी जिंदगी बचाई है। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारी गुरु दोनों को खुश रखे। अनिका चाचा और चाची जी को तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन अगर वह बोलती तो उसका भेद खुल जाता, इसलिए सिर्फ मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ जाती है। तभी अनिका का ध्यान रोहित मारवा पर जाता है। वह अपने दोनों हाथ फोल्ड करके दीवार के पास टेक लगाकर खड़ा था और लगातार अनिका की तरफ देखे जा रहा था। वह जिस तरह से अनिका को देख रहा था, अनिका समझ जाती है कि अनिका का राज रोहित मारवा जान चुका है। प्रीति भी अनिका के पीछे पीछे चल पड़ती है। रोहित मारवा भी बिना देर किए अनिका के पीछे पीछे चल पड़ता है। इससे पहले कि अनिका अपनी गाड़ी में बैठ जाती, रोहित उसे रोकते हुए कहता है, हेलो डॉक्टर प्रीति। इतना कहने के बाद वह मुस्कुराने लगता है और लगातार अनिका की तरफ देखता रहता है। इस वक्त रोहित की इस हरकत पर अनिका का ऐसा मन हुआ कि रोहित को एक जोरदार पंच दे दे। अनिका रोहित को तेज लुक देती है और गाड़ी में बैठ जाती है और प्रीति को बैठने का इशारा करती है। प्रीति बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है और फिर अनिका से कहती है, मुझे लगता है जीजू ने आपको पहचान लिया, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि कैसे। ऐसा कहकर वह अनिका की तरफ देखने लगती है। अनिका कोई जवाब नहीं देती, लेकिन फिर भी प्रीति सवाल भरी निगाहों से अनिका की तरफ देखती रहती है। फिर अनिका ने कहा, मुझे घूरना बंद करो, उन्होंने मुझे पहचान लिया क्योंकि वह मिस्टर रोहित मारवा है। इससे पहले कि अनिका ड्राइविंग शुरू करती, रोहित अनिका की तरफ विंडो पर आ जाता है और कहता है, तुम पैसेंजर सीट पर बैठो, मैं ड्राइव करूंगा। अनिका बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर आ जाती है और बैक सीट पर जाकर बैठ जाती है। अनिका को देखकर प्रीति भी ऐसा ही करती है। जैसे ही अनिका पीछे जाकर बैठती है, उसे याद आता है कि पिछले काफी घंटे से उसने अपना फोन भी चेक नहीं किया है। वह अपना सेल फोन निकालती है, फिर मेल और मैसेज चेक करने लगती है। तभी उसे श्रेया का मैसेज दिखाई देता है। वह तुरंत श्रेया को कॉल करती है। जैसे ही श्रेया फोन उठाती है, अनिका पूछती है, तुम कहाँ हो? श्रेया जवाब देती है, अरे यार तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मुझे निकलने में देरी हो गई। बस यहाँ से मारवा हाउस के लिए निकल ही रही हूँ, थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। श्रेया की बात सुनकर अनिका ने लंबी सांस ली और उसके बाद श्रेया को कहा, आई एम सॉरी श्रेया, एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट था, इसलिए मैंने तुम्हारी कॉल और मैसेज भी नहीं देखे। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या कल हम मिल सकते हैं? अगर तुम कहोगी तो मैं खुद गुलेरिया हाउस आ जाऊंगी। श्रेया ने जवाब दिया, तुम्हें कब से मुझे बुरा लगने और नहीं लगने की चिंता होने लगी? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हक से बोलो कि आज हम नहीं मिल सकते। फिर हंसकर श्रेया ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, तुम्हें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है महारानी, मैं तुम्हें कल आकर मिलती हूँ। वैसे भी सारा वक्त एक ही जगह पर रहते रहते मुझे भी बहुत भारी भारी लगने लगा है। अनिका कहती है, अच्छी बात है, तो तुम कल मारवा हाउस आ जाना। उसके बाद अनिका फोन रख देती है। उधर श्रेया मन ही मन सोचती है, अनिका की याददाश्त जाने से चाहे बाकी सब कितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन उसका स्वभाव काफी अच्छा हो गया है। दिल की तो वह हमेशा से ही अच्छी है। वह जिन्हें अपना मानती है उनकी फिक्र भी करती है, लेकिन जताती कभी नहीं थी। लेकिन लगता है कि अब उसे जताना भी आ गया है। इट्स ए गुड चेंज। रोहित ने पहले ही मारवा हाउस में अनिका का मनपसंद खाना तैयार रखने के लिए कह दिया था। वह अच्छी तरह जानता था कि अनिका के लिए खाना और नींद कितनी जरूरी है। वह जानता था कि अनिका ने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है। कुछ देर बाद रोहित, मारवा, अनिका और प्रीति तीनों मारवा हाउस 2 पहुंच जाते हैं। अनिका के मारवा हाउस पहुंचने से पहले ही खाने की टेबल को सजा दिया गया था।
रोहित ने अंदर जाने के बाद सबसे पहले सभी नौकरों को वहां से चले जाने का आदेश दिया ताकि अनिका आसानी से अपनी बेडरूम में जाकर चेंज कर सके और उसे प्रीति के साथ उसके रूम में ना जाना पड़े। रोहित के मन में तमाम सवाल थे, लेकिन उसने अनिका से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि एक तो वह जानता था कि इस वक्त अनिका को खाना खाकर सो जाना ही ज्यादा बेहतर है। दूसरा, इस वक्त भूख और नींद से अनिका को चिड़चिड़ाहट हो रही होगी। जैसे ही अनिका फ्रेश होकर खाना खाकर वापस अपने बेडरूम में आती है, रोहित मुस्कुराकर अनिका के पास आता है और उसे बेड पर बिठाकर उसकी गर्दन और कंधों को धीमे धीमे मसाज देना शुरू करता है। अनिका आंखें बंद करके रिलैक्स फील आराम महसूस करती है। जब रोहित को लगता है कि अब अनिका धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तो वह धीरे से अपने होठों को अनिका के कान के पास लाकर कहता है, थैंक यू सो मच अनिका। अनिका को तेज गुदगुदी महसूस होती है। अनिका हल्की मुस्कान के साथ आंखों को बंद रखते हुए ही जवाब देती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति पर अपने भाई की मौत का दाग लगे। मैंने जो भी किया वह मेरे लिए किया, इसीलिए तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। फिर रोहित कहता है, क्या यही है तुम्हारा शॉकिंग सरप्राइज? अनिका जवाब देती है, हाँ सरप्राइज तो यही है, लेकिन शौक अभी बाकी है। ऐसा कहकर अनिका बिस्तर पर लेट जाती है और 10 सेकंड के अंदर ही उसे नींद आ जाती है। रोहित अनिका की बात सुनकर उसके चेहरे को एकटक देखता रहता है। कुछ ही घंटे में यह खबर चारों तरफ आग की तरह फैल चुकी थी कि डॉक्टर अमृता के स्टूडेंट ने इतिहास रचा है। प्रीति अच्छी तरह से जानती थी इस खबर की वजह से आने वाले समय में उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसीलिए हर पूछने या बधाई देने वाले को इस विषय पर प्रीति ने अपना स्टेटमेंट यह दिया, यह ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के सिमिलर ही था। उस ऑपरेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन और वीडियो मौजूद होने की वजह से मैं इस ऑपरेशन को अंजाम दे पाई, वरना ऐसे क्रिटिकल ऑपरेशन को टैकल करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। यह सूचना दमयंती देवी तक भी पहुंच जाती है। दमयंती देवी का आदमी बाबूराव कहता है, माँ साहिब पक्की खबर है कि यह ऑपरेशन अनिका ने नहीं किया है। हमारे आदमियों ने अपनी आंखों से देखा है कि यह ऑपरेशन किसी डॉक्टर प्रीति ने किया है जो अनिका की विद्यार्थी रही है। इस खबर को सुनकर दमयंती गुस्से से कहती है, इस शनि का ऑपरेशन एकमात्र रास्ता था जिससे उस अनिका की याददाश्त जाने के खेल से पर्दा उठ सकता था। तुम लोगों ने यह मौका भी हाथ से गवा दिया है और ऊपर से मेरे सामने यहाँ खड़े होकर उसकी विद्यार्थी के गुण गा रहे हो। फिर अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए भारी आवाज में कहती है, यह ऑपरेशन उसने किया है या उसकी सिखाई हुई विद्यार्थी ने? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका देवर जीता है या मरता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर फर्क पड़ता है तो इस बात से कि कहीं अनिका ने अपनी माँ की तरह सबको छलना तो नहीं सीख लिया है। मुझे मतलब इस बात से है कि जल्द से जल्द यह पता लगाया जाए कि वह कौन सा नया खेल खेल रही है, क्योंकि शल्य चिकित्सा कोई खेल नहीं है और बात जब दिमाग की हो तो बिल्कुल भी नहीं। बाबूराव कहता है, माँ साहिब आप ही बताएं हम ऐसा क्या करें जिससे कि यह भेद खुल जाए। दमयंती देवी कहती है, उसके किसी अपने को ऐसा घाव दो कि वह इच्छाधारी नागिन अपनी कैचुली से खुद ही बाहर आ जाए। बाबूराव कहता है, जी माँ साहिब हो जाएगा। दमयंती देवी कहती है, तुमसे अकेले नहीं होगा, योगराज को सूचना भेजो और उसकी जरूरत के हिसाब से यहाँ से अपने लोगों को भेजो। बाबू